Hello everyone. Range of the function series में we are going to discuss the next type number 6, finding the range of the special functions. तो स्पेशल फंक्शंस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एनसीआर, एनपीआर, तो ये जितने भी टाइप के फंक्शंस होते हैं इन सबको यहाँ पे इंक्लूड करा जाएगा। और जनरली ऐसे फंक्शंस अगर प्रेजेंट है मेरे फंक्शन में तो उसकी रेंज फाइंड करने का कुछ स्टैंडर्ड तरीका नहीं है हमारे पास, कुछ स्पेसिफिक तरीका नहीं है, तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा कि गिवन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करा जाएगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा आइडिया लग जाएगा हमें। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, रेंज फाइंड करनी है। दिस इज द फंक्शन गिवन 7 - x p x - 3। तो मुझे पता है किस टाइप का फंक्शन है, npr टाइप का फंक्शन है, इसकी रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। अब ऐसा जब भी क्वेश्चन आ जाएगा ना एनसीआर या एनपीआर वाला, तो रेंज फाइंड करने के लिए पहला स्टेप मैं हमेशा क्या करूंगा, इसकी डोमेन फाइंड करूंगा। सो स्टेप नंबर 1 इज टू फाइंड द डोमेन ऑलवेज। और डोमेन फाइंड करने का तरीका मुझे पता है, तो एनपीआर वाला फंक्शन कब डिफाइंड होता है, सबसे पहले तो ये वाला जो नंबर n है 7 - x, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नेचुरल नंबर तो होना ही चाहिए। सो 7 - x इज ग्रेटर देन 0, पहली कंडीशन। या सेकंड कंडीशन जो x - 3 है, ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए और साथ में नेचुरल नंबर, होल नंबर होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r। सो 7 - x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू x - 3। तो ये तीन कंडीशंस लगाई जाती है सो दैट द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। तो यहां से पहले x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, डोमेन फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन से क्या मिल जाएगा हमें, x इज लेस देन 7। सेकंड से क्या मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। और यहां से देख लो क्या आएगा, यहां से यू विल गेट 2x इज लेस देन और इक्वल टू 10 व्हिच मींस x इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो तीन कंडीशंस आ गई हैं, लेस देन 7, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, लेस देन और इक्वल टू 5। तो इनका अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 3 से लेके 5 के बीच में आ जाएंगी। सो x बिलोंग्स टू 3 to 5। और क्योंकि मुझे पता है x शुड बी अ नेचुरल नंबर, तो यहां से x की जो वैल्यूज आई वो सिर्फ 3, 4 और 5, ये तीन पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, ईदर 3 और 4 और 5। तो दिस इज माय स्टेप नंबर 1। ऐसे क्वेश्चंस में पहला स्टेप हमेशा डोमेन फाइंड करा जाएगा। अब मुझे दिख रहा है कि डोमेन में ना गिने चुने से एलिमेंट्स है, तीन एलिमेंट्स है 3, 4 और 5। तो मैं क्या करूंगा, मैं x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लूंगा, x इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लूंगा और x इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। वो जो वैल्यूज आएंगी वही तो हमारी रेंज होगी। तो कैन आई से फ्रॉम हियर कि यहां से जो रेंज आएगी ना, जो y की वैल्यूज आएंगी वो कौन सी आएंगी, f(3), f(4) एंड f(5). 3 की इमेज, 4 की इमेज और 5 की इमेज, ये तो आएगी रेंज। तो बस अब मेरा सिर्फ ये टास्क बचा, ये तीनों चीजें मुझे फाइंड करनी है। तो f(3) फाइंड कर लो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f(3)। तो गिवन फंक्शन में x को 3 पुट कर दिया जाएगा। सो दिस इज 4p0। सो दिस इज 4p0। 4p0 की वैल्यू कितनी होगी, 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल अगेन, दैट इज 1। ठीक है, सिमिलरली f(4) की वैल्यू देख लो कितनी आएगी, तो f(4) इज गोइंग टू बी 3p1। This is 3 factorial upon 2 factorial, that is equal to 3 only. And similarly f(5) अगर आप लोग इवेल्युएट करोगे तो it is going to be 2p2, that is 2 factorial, that is 2। तो तीनों एलिमेंट्स की, डोमेन के तीनों एलिमेंट्स की हमने इमेज फाइंड कर ली 1, 3, 2। तो यही हमारी रेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब द रेंज इज 1, 2 and 3। So this is how we find the range for these kind of functions, NPR और NCR। ओके फाइन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। fx इज इक्वल टू दिस cos ऑफ log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, ये फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो देखो क्या करेंगे, अब देखने में क्या पता चल रहा है, पहली बात तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, cos का फंक्शन है, अंदर log का फंक्शन है, अंदर फ्रैक्शनल पार्ट का फंक्शन है। तो कॉम्पोजिट वाली टेक्निक से भी शायद इसको फाइंड किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो सबसे अंदर वाला फंक्शन है ना फ्रैक्शनल पार्ट x, इसकी रेंज मुझे पता होती है। सही बात है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट x की रेंज मुझे पता होती है। क्या रेंज होती है इसकी, 0 से लेके 1 तक। सो फ्रैक्शनल पार्ट x विल लाई बिटवीन 0 to 1। 0 पे क्लोज होता है, 1 पे ओपन होता है, ये इसकी रेंज होती है, पता होनी चाहिए हमें। तो बस इसकी रेंज मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगा, 1 by 1 फंक्शंस अप्लाई करता जाऊंगा। तो सबसे पहले दोनों साइड पे log का फंक्शन अप्लाई करूंगा, बट क्योंकि log ऑफ 0 तो अनडिफाइंड होता है तो इसकी मॉडिफाइड रेंज लिख लेते हैं पहले। सो द मॉडिफाइड रेंज इज दैट फ्रैक्शनल पार्ट x बिलोंग्स टू 0 to 1 ओनली, ऑपरेटर है।
अब दोनों साइड पे log का फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। सो log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x की जो वैल्यू आएगी वो कहां से कहां तक, log ऑफ जीरो इज माइनस इंफिनिटी। यहाँ पे मेंशन नहीं है, एज्यूम करके चल रहे हैं कि बेस इसका e है, तो दोनों साइड पे log का फंक्शन लगाया हमने जिसका बेस e है, तो log 0 इज माइनस इंफिनिटी एंड log 1 इज 0, ये वैल्यूज आ गई। तो ये पता चल गया इस फंक्शन की रेंज होगी माइनस इंफिनिटी से 0। अब इसका अगर मैं कोस ऑपरेट करूंगा दोनों साइड पे, तो कोस ऑफ log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विद द बेस e। अब ध्यान देना, अब ये काम मत करना कि इसका भी कोस लगा दिया इसका भी कोस लगा दिया, क्यों, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से 0 में कोस का फंक्शन ना ही तो ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना ही ऑलवेज डिक्रीजिंग है, इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा। तो ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी, और ग्राफ से मुझे पता है क्या कि अगर मैं कोस का ग्राफ प्लॉट करूंगा जब x नेगेटिव है तो उसकी जो रेंज आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी। तो कैन आई से फॉर ऑल दीज वैल्यूज द वैल्यू ऑफ कोस विल लाई बिटवीन -1 to 1, सो दिस इज -1 to 1, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। ठीक बात है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 2। तो x का इंटरवल दे रखे 0 से 2 का, इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। अब जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन प्रेजेंट हो तो एक ऑप्शन हमारे पास क्या होता है ना कि फंक्शन को रीडिफाइन कर लो, ब्रेक करके लिख लो इसको। तो जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लेक्चर करा था उसमें हमने सीखा था कि फंक्शन को रीडिफाइन कैसे करा जाता है। तो ध्यान देना, तो मुझे पता है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कहां पे अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, जब उसके अंदर वाली क्वांटिटी एक इंटीजर बन रही होगी। ठीक बात है, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x स्क्वायर प्रेजेंट है, और अगर x की वैल्यूज 0 से 2 के बीच में है तो मतलब x स्क्वायर की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो 0 से 4 तक हो सकती हैं। और ये अपनी डेफिनेशन कब चेंज करेगा, जब ये इंटीजर बनेगा। अब ये इंटीजर कब कब बन सकता है, 0 पे बन सकता है, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो इन सारे पॉइंट्स पे इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होगी। और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर सिर्फ x है, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 2 के बीच में है, तो इसकी डेफिनेशन कहां पे चेंज होगी, 0 पे, 1 पे और 2 पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन कब अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, जब उसके अंदर वाला पूरा क्वांटिटी एक इंटीजर बन रहा होगा। तो ये वाला नंबर इंटीजर कब कब बनेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे बन जाएगा, 2 पे बन जाएगा, 3 पे। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, √2 और √3। तो इन सारी वैल्यूज पे ये फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, 4 भी चाहो तो ले सकते हो, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से x इज इक्वल टू 0 पे अपनी वैल्यू चेंज करेगा, 1 पे करेगा, 2 पे करेगा। तो इसके बेसिस पे फंक्शन को रिडिफाइन करके लिख रहे हैं, देखना। तो पहला इंटरवल क्या बनेगा, fx इज इक्वल टू, पहला इंटरवल बनेगा अगर x लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, ध्यान देते जाना। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो x स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होगी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा और इसका भी 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0। ये फर्स्ट पार्ट बन गया। सेकंड कहां पे डेफिनेशन चेंज होगी, √2 पे होगी, तो √2 पे कर लो। तो व्हेन x बिलोंग्स टू 1 से लेके √2, 1 पे क्लोज, √2 पे ओपन। तो अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 2 के बीच में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आ जाएगा और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 ये बना। ठीक बात है। नेक्स्ट इंटरवल √3 पे ब्रेक करना है, तो व्हेन x बिलोंग्स टू √2 से लेके √3, उस केस में x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 से लेके 3 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 के बराबर आ जाएगा। बट x का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक बात है। नेक्स्ट x बिलोंग्स टू √3 से लेके √4, दैट मींस 2, √3 से लेके 2। तो अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में है, x स्क्वायर की वैल्यू लाई करेगी 3 से लेके 4 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इज गोइंग टू बी 3, बट ये तो अभी भी 1 होगा। एंड फाइनली व्हेन x इज इक्वल टू 2 ओनली, अगर x की वैल्यू 2 के बराबर है तो इसकी वैल्यू भी 4 हो जाएगी और नेक्स्ट वाले की भी 4 हो जाएगी। तो ये मेरा फंक्शन बन गया, नया फंक्शन। इसी को हमने ब्रेक करके लिख दिया पीस वाइज वाले फॉर्मेट में। तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन होगा उसको इस तरीके से रीडिफाइन करा जा सकता है, उन सारे पॉइंट्स पे ब्रेक करा जा सकता है उसको जहां पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो बस अब देख लो रेंज में क्या पूछा है। यहां से तो 0 आ रहा है, यहां से एक ही नंबर आएगा 0, यहां से भी 0 आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यहां से 2 और यहां से 0। तो दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 0। तो इसका मतलब रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, तो बस ये मेरी रेंज होगी। सो रेंज इज द सेट ऑफ दीज एलिमेंट्स ओनली 0, 1 एंड 2।
तो ये तरीका हो गया ऐसे पर्टिकुलर फंक्शंस की रेंज फाइंड करने का। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मोड x, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो डायरेक्टली इसकी रेंज फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, पहले क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा, और मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने के लिए हमेशा दो केसेस बनाए जाते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, पहले रीडिफाइन कर लेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। तो पहला पार्ट क्या बनेगा, दैट fx इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x whenever x is greater than or equal to 0 and x upon 1 minus x whenever x is less than 0। ये बात ठीक है। दो केसेस बनते हैं, x अगर पॉजिटिव है तो मोड x x के बराबर होगा, x अगर नेगेटिव है तो मोड x माइनस x के बराबर होगा। अब ये पीसवाइज फंक्शन बन गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। अगर x पॉजिटिव है इसकी रेंज फाइंड करनी पड़ेगी, अगर x एक नेगेटिव नंबर है। तो अब मेरे पास ये दो सेपरेट क्वेश्चंस बन गए कि भाई पहले इसकी रेंज फाइंड करो फिर इसकी रेंज फाइंड करो। तो इसकी बात करते हैं सबसे पहले। अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ध्यान देना, सो केस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो रेंज किसकी फाइंड करनी है, इसकी y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x की। तो बता दो ऐसे फंक्शन की रेंज फाइंड करनी आती है क्या हमें, तो ये हमें आती है। रेंज ऑफ द रैशनल फंक्शंस में हम डिस्कस करा था, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए, सो दिस इज y प्लस xy इज इक्वल टू x, सो y इज इक्वल टू x टाइम्स 1 माइनस y, दैट मींस x इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y। ये x की वैल्यूज आ गई। अब x पे कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब ये क्वेश्चन बन गया इनइक्वालिटी का, इसको सोल्व करना है। वेविकम मेथड से करा जा सकता है, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो y अपॉन y माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। वेविकम मेथड से क्या आएगा, y बिलोंग्स टू 0 टू 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, तो ये y की वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब ये कि जब भी इस फंक्शन में x की मैं पॉजिटिव वैल्यूज रखूंगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आएंगी वो 0 से 1 तक आ जाएंगी सारी की सारी। तो इसकी रेंज हमने फाइंड कर ली। सिमिलरली केस नंबर 2 लेके दूसरे वाले की रेंज फाइंड कर लो। सो व्हेन x इज अ नेगेटिव नंबर, उस केस में मेरा फंक्शन ये वाला y इज इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस x, तो मेथड तो सेम ही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करो, सो दिस इज y minus xy इज इक्वल टू x, which means that y is equal to x times 1 plus y, so this means that x is equal to y upon 1 plus y। ये x की वैल्यू आ गई और x पे कंडीशन है लेस देन 0 की, तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। ओके, तो यहां से सॉल्यूशन क्या आएगा, वेविकम मेथड से y बिलोंग्स टू -1 टू 0, तो ये रेंज आ गई इसकी। फाइन, तो इसको अगर मैं 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, तो रेंज के लिए, रेंज में ये वाले एलिमेंट्स भी हमारे इंक्लूड होंगे, ये भी इंक्लूड होंगे, तो रेंज के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों का यूनियन कर देंगे। सो फॉर द रेंज इट विल बी 1 यूनियन 2। ये सारे एलिमेंट्स भी हमारी रेंज का पार्ट होंगे, ये भी रेंज का पार्ट होंगे, तो हमें सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करना है, तो दोनों का यूनियन कर दिया जाएगा। तो यूनियन करके लिखेंगे तो क्या आएगा, -1 से 0, 0 से 1, तो दोनों का यूनियन इज -1 से लेकर 1। दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, तो अगेन जब भी मॉड्यूलस फंक्शन हो, उस फंक्शन को रीडिफाइन करा जा सकता है, दो केसेस बनाए जा सकते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखना, fx इज इक्वल टू सिग्नम, सिग्नम फंक्शन आ गया, सिग्नम ऑफ sin x, सिग्नम ऑफ cos x, सिग्नम ऑफ tan x, सिग्नम ऑफ cot x। अब सिग्नम की डेफिनेशन मुझे पता होनी चाहिए, तो सिग्नम की सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि सिग्नम के अंदर अगर कोई पॉजिटिव नंबर रखोगे, सो द रिजल्ट इज ऑलवेज 1, सिग्नम के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर है, द रिजल्ट इज ऑलवेज -1, और सिग्नम के अंदर अगर 0 है, द रिजल्ट इज 0। तो जब भी सिग्नम फंक्शन देखो, ये चीज हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए। अब सोच के देखो, अगर मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी है तो कैसे करूंगा, तो रेंज इस चीज पे डिपेंड करेगी कि इसके अंदर जो नंबर्स लिखे गए हैं, जो फंक्शंस लिखे गए हैं, उनकी वैल्यू पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है। अगर पॉजिटिव होगी तो रिजल्ट में 1 आ जाएगा, नेगेटिव होगी तो रिजल्ट में -1 आ जाएगा, और अगर 0 होगी तो रिजल्ट में 0 आ जाएगा। तो कैसे पता करें कि कब कब साइन की वैल्यू पॉजिटिव है और नेगेटिव है, कोस की वैल्यू कब पॉजिटिव कब नेगेटिव है, टैन की वैल्यू एंड कोट की वैल्यू, ये पता करना पड़ेगा हमें। तो क्या कर लेते हैं, केसेस बना लेते हैं। केसेस कैसे बनेंगे, पहला केस कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देन सेकंड क्वाड्रेंट में, देन थर्ड क्वाड्रेंट में, देन फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये 4 केसेस बन जाएंगे क्या। तो ध्यान दो, तो केस नंबर 1, इफ x लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस,
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ध्यान देना, साइन पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कोट पॉजिटिव, चारों पॉजिटिव है, तो इसका रिजल्ट भी 1 1 1 1, तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी. सो इफ x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट देन fx इज इक्वल टू 1 1 1 एंड 1, दैट इज 4. दिस इज माय केस नंबर 1. फाइन. केस नंबर 2, व्हेन x बिलोंग्स टू द सेकंड क्वाड्रेंट, उस केस में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और बाकी तीनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे. तो उस केस में fx की वैल्यू इज गोइंग टू बी सिग्नम ऑफ साइन x तो पॉजिटिव 1 हो गया और बाकी सारे -1 हो जाएंगे. सो द रिजल्ट इज -2 सेकंड केस में. केस नंबर 3, अगर x है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, तो tan इसका रिजल्ट 1 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, इन दोनों का -1 आ जाएगा. तो fx की वैल्यू इज गोइंग टू बी -1 -1 +1 +1, दैट इज 0. तो इन सारी वैल्यूज के लिए fx की जो रेंज आएगी वो हमेशा 0 के बराबर आएगी. एंड फाइनली केस नंबर 4, व्हेन x बिलोंग्स टू द फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, सेकंड पॉजिटिव होता है, तो सिर्फ ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे. सो fx इज इक्वल टू -1 +1 -1 -1, दैट इज -2. ओके, तो चारों क्वाड्रेंट्स ले लिए. अब बचे वो वाले एंगल्स जो कि किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, मतलब 0 हो गया, π/2 हो गया, पाई, 3π/2, 2π, ऐसे एंगल्स के लिए सोच के देखो. तो अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस पे क्या हो जाएगा, कोट x की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी. तो ये बात सही है क्या कि इस fx के लिए, तो अगर डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ दिस fx, तो x की वैल्यू पाई का मल्टीपल नहीं हो सकती, नहीं तो कोट x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा. एंड सिमिलरली x की वैल्यू π/2 का मल्टीपल भी नहीं हो सकती, π/2, 3π/2, 5π/2, नहीं तो tan x अनडिफाइंड हो जाएगा. तो मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू nπ/2, ये लिखा जा सकता है. तो ये ध्यान दो यहाँ पे, दिस इज द डोमेन. तो कहने का मतलब ये वाले जो केसेस बनाए, इतने ही केसेस बनेंगे, इसके अलावा जो दूसरे एंगल्स होते हैं 0 π π/2 3π/2, उस वाले केसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि वो वाले एंगल्स हमारे डोमेन का पार्ट है ही नहीं. तो बस काम खत्म. रेंज मिल गई हमें. रेंज में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये आएंगे, -2 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा. सो द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज दिस, -2 0 एंड 4. या ठीक है जी, डन. तो अगेन सेम काम करा गया, फंक्शन को रीडिफाइन करा गया है डिपेंडिंग अपॉन अंदर वाली क्वांटिटी कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. fx is equal to log of 9 minus x square, the base is greatest integer x. इसकी रेंज फाइंड करनी है. अब इसको अगर तुम ट्राई करो ना, तो इसकी डायरेक्टली रेंज फाइंड करना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो डायरेक्टली रेंज फाइंड नहीं कर पाओगे किसी भी तरीके से. तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली पहला काम क्या होता है, डोमेन फाइंड करी जाती है. तो काफी रेंज वाले क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें रेंज डायरेक्टली फाइंड करने के बजाय पहले उसकी डोमेन फाइंड करेंगे, उसकी हेल्प से रेंज फाइंड करी जाएगी. जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करा था इस वाले में 7 - x px - 3. ठीक है, तो इसमें भी ये काम ट्राई करते हैं, डोमेन फाइंड करने की ट्राई करते हैं. सबसे पहले तो ध्यान देना, हाउ टू फाइंड द डोमेन. डोमेन फाइंड करना हमें आता है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है. तो डोमेन के लिए लॉग वाला फंक्शन है. कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, 9 - x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और बेस की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और बेस नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए. ये 3 कंडीशंस लगेंगी. यहां से देख लो, यहां से x की वैल्यूज कौन सी आएंगी, -3 से लेके 3, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1. तो इसका मतलब यहां से इन दोनों को अगर कलेक्टिवली देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यूज 2 3 4 ऐसी हो सकती हैं, पॉजिटिव होनी चाहिए, 1 के बराबर नहीं, तो ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं. तो यहां से x की जो रेंज आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 से लेके इंफिनिटी. तो अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा, सो द इंटरसेक्शन इज दैट x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3. इज दैट फाइन, x बिलोंग्स टू 2 to 3, ये इनकी कॉमन वैल्यूज आएंगी. तो अब ये हो गई मेरी डोमेन, दिस इज द डोमेन. अब इस डोमेन की हेल्प से हम रेंज फाइंड करने की ट्राई करते हैं. तो ध्यान देना, अब अगर मैं x की ये वाली वैल्यूज पुट करूंगा ना 2 से लेके 3 इस fx में, तो देखो होगा क्या. सो fx इज इक्वल टू, तो डू यू अग्री कि इन x की वैल्यूज के लिए 2 से 3 के बीच की x की वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की x की वैल्यू तो हमेशा 2 होगी, क्योंकि x की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में लाई कर रही है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या हो गया, 2 हो गया. तो इसकी वैल्यू फिक्स हो गई है.
अब रेंज फाइंड करना आसान है बिल्कुल। So because the values of x lie between 2 to 3, the greatest integer x can be equal to 2 only. इसकी वैल्यू सिर्फ 2 हो सकती है, 2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। तो मेरा क्वेश्चन ये बन गया, इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो कर सकता हूँ मैं आराम से। कैसे करूंगा? कॉम्पोजिट फंक्शन वाले मेथड से सबसे पहले इसकी रेंज फाइंड करूंगा, फिर उस पर log वाला फंक्शन अप्लाई कर दूंगा। तो इसकी रेंज फाइंड करते हैं, उसके लिए भी यहाँ से हेल्प लेते हैं, ध्यान देना। तो क्योंकि x की वैल्यूज 2 से लेकर 3 के बीच में है, सो x बिलोंग्स टू 2 to 3, तो x स्क्वायर की वैल्यूज क्या होंगी? x स्क्वायर की वैल्यूज लाई करेंगे 4 से लेके 9 के बीच में। तो माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यूज लाई करेंगे किसमें? -9 से लेके -4। ओके, और इसमें अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यूज लाई करेंगी 0 से लेके 5 के बीच में। ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर की रेंज आ गई। अब मुझे क्या करना है? दोनों साइड पे log का फंक्शन अप्लाई करना है, तो कर सकते हैं। सो log ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर बेस 2 है तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ये आ जाएगा log 0 इज माइनस इंफिनिटी, log 5 इज log 5 ओनली। इसकी वैल्यू नहीं पता हमें, तो ये रेंज आ गई फंक्शन की। दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, तो इस चीज का भी ध्यान में रखना, ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली अगर रेंज फाइंड करना पॉसिबल नहीं है तो पहले डोमेन फाइंड कर लिया करो, डोमेन की हेल्प से काम आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखना, fx इज इक्वल टू log ऑफ दिस। तो बेस में लिखा गया कोसेकेंट x माइनस 1 और ये फंक्शन में लिखा है 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x माइनस स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x। तो अगेन डायरेक्टली इसकी रेंज फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या करते हैं? पहले डोमेन फाइंड करने की ट्राई करते हैं। सो लेट अस फाइंड द डोमेन। डोमेन के लिए ये पूरी क्वांटिटी 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x का स्क्वायर, ये पूरा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ओके, तो इसको सोल्व करा जा सकता है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x में क्वाड्रेटिक है, दोनों साइड पे अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो इट इज गोइंग टू बी दिस। तो दो फैक्टर्स बनेंगे, एक बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x प्लस 2 और दूसरा बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x माइनस 1। फाइन, दिस इज लेस देन 0। तो वेवी कर्व मेथड का अगर यूज करा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x की जो वैल्यूज है वो -2 से लेके 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। फाइन, ये पता चला हमें। और क्योंकि ये वाला नंबर एक इंटीजर नंबर होगा तो -2 से 1 के बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आ रहे हैं देख लो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x कैन बी -1 और 0, ये पता चला हमें कि sin x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू या तो -1 हो सकती है या 0 हो सकती है। तो पहली कंडीशन हमने लगा दी कि ये पूरी क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 कर दिया। ठीक बात है। सेकंड कंडीशन कौन सी लगनी चाहिए थी कि जो बेस की वैल्यू है कोसेकेंट x -1 should be greater than 0 and not equal to 1, ये कंडीशन लगेगी। करेक्ट। तो यहां से क्या पता चला कि कोसेकेंट x is greater than 1 और यहां से क्या पता चला कोसेकेंट x is not equal to 2। इतनी चीज भी पता चल गई हमें। कोसेकेंट x 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कोसेकेंट x 2 के बराबर ना होने का मतलब sin x कैन नॉट बी इक्वल टू 1/2 और इसका मतलब ये कोसेकेंट x अगर 1 से बड़ा है तो sin x की जो वैल्यूज है वो होनी चाहिए 0 से लेकर 1 के बीच में। चेक करो ये बात सही है क्या? दोनों साइड पे रेसिप्रोकल ले लिया मैंने। कोसेकेंट x का रेसिप्रोकल इज sin x, 1 से लेके इंफिनिटी वाले जो नंबर्स हैं उसका रेसिप्रोकल इज 0 to 1। तो अब देखो इंटरसेक्शन लेना हमें, तो यहां से ये बोला गया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x की वैल्यूज -1 से 0 के बीच में होनी चाहिए। यहां से मुझे पता है sin x 0 से 1 के बीच में है, तो कैन वी से कि अगर sin x की वैल्यूज 0 से 1 के बीच में है ना तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 होगा, -1 के बराबर कभी नहीं हो सकता। तो कैन वी से दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x इज ऑलवेज इक्वल टू 0। समझ लो बात को? तो अगर sin x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगी, हमेशा 0 के बराबर होगी। तो ये फिक्स हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x 0 के बराबर होगा। ओके, और ये भी पता है sin x की वैल्यू 1/2 के बराबर नहीं होगी। तो यहां से क्या पता चल रहा है दैट द वैल्यूज ऑफ sin x belongs to 0 to 1 only except for 1/2। इतना आइडिया लग गया हमें। These are the values of sin x। In fact 0 to 1 ओपन आइडिया है। ठीक है जी, तो डोमेन पता चल गई। sin x की ये वाली वैल्यूज होंगी तो यहां से x की वैल्यूज फाइंड करी जा सकती है। ओके, अब चेक करो, अब इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करते हैं, डोमेन की वैल्यूज पुट करते हैं। तो अब ये जो मेरा नया फंक्शन आएगा fx, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x को 0 पुट करा जा सकता है क्या डायरेक्टली?
पुट ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x इक्वल टू 0 इन द गिवन फंक्शन। तो क्या मिलेगा, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो फंक्शन क्या बचा, log of 2 with the base cosecant x minus 1, this is the function now, करेक्ट। ओके, अब ये देखना, अब ये फंक्शन आ गया मेरे पास log of 2 with the base cosecant x minus 1, इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो ध्यान देना इस पे, अब ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी रेंज फाइंड करने के लिए log की प्रॉपर्टी लगा रहे पहले तो इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन log of cosecant x minus 1 to the base 2, ऐसे लिख लेते हैं। log की प्रॉपर्टी होती है कि अगर रेसिप्रोकल करोगे तो ये दोनों नंबर्स इंटरचेंज हो जाते हैं। अब मेरा टास्क ये है कि मुझे इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है, तो वो कैसे करी जाए, ध्यान देना। cosecant x minus 1 की वैल्यूज मुझे पता है कि cosecant x 1 से बड़ा होगा और नॉट इक्वल टू 2 होगा, या फिर cosecant x minus 1 की वैल्यूज पता है ग्रेटर देन 0 होगी, नॉट इक्वल टू 1 होगी, करेक्ट। और यहां से जो sin x की वैल्यूज आई थी, sin x की वैल्यूज भी ये थी 0 से 1 minus 1/2, तो cosecant x minus 1 की वैल्यूज लिख रहे हैं। सो cosecant x minus 1 की जो वैल्यूज हैं दे आर फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 1, ये वैल्यूज है cosecant x minus 1 की। अब अगर मैं दोनों साइड पे log वाला फंक्शन अप्लाई कर दूं जो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो log विद बेस 2 cosecant x minus 1, इसकी जो वैल्यूज होंगी log 0 माइनस इंफिनिटी, log इंफिनिटी इज इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो सकती है, एक्सक्लूडिंग log 1 दैट इज 0, ये वाली वैल्यूज नहीं हो सकती बस। तो इस फंक्शन की रेंज ये आ गई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। अब मुझे क्या करना है, बस इसका रेसिप्रोकल करना है। तो अगर मैं दोनों साइड पे रेसिप्रोकल कर दूं, सो 1 अपॉन log ऑफ दिस, इसकी वैल्यूज, इसका रेसिप्रोकल करोगे, इसका रेसिप्रोकल करोगे, और बीच में 0 भी आ रहा है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 0, यही आ जाएगा रेसिप्रोकल वाली वैल्यूज की। तो ये होगी मेरे फंक्शन की रेंज। ओके, तो बढ़िया क्वेश्चन था ये, बट कंसेप्ट इसमें वही यूज करा गया, पहले हमने डोमेन फाइंड करी, उस डोमेन की हेल्प से रेंज फाइंड करी गई। सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर 0। फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। fx is equal to x times fractional part of x where x lies between -1 to 2। तो x की वैल्यूज दे रखी हैं, इसकी रेंज फाइंड करनी है मुझे। अब अगेन फ्रैक्शनल पार्ट वाला फंक्शन है, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, रीडिफाइन कर सकते हैं। तो देखना करेंगे क्या, सबसे पहले फ्रैक्शनल पार्ट x की डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राइट, ये लिखा हमने, x बिलोंग्स टू -1 to 2, ये गिवन है। तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट x को ग्रेटेस्ट इंटीजर x की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया। अब इसको रीडिफाइन करना मुझे आता है, तो कितने केसेस बनेंगे, बनाते जाओ। तो फर्स्ट केस इज x इनटू, अगर x की वैल्यू लाई कर रही है -1 से 0 के बीच में, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -1 होगी, तो दिस विल बी x + 1, फर्स्ट केस। सेकंड केस, इफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0, तो दिस इज x इनटू x ओनली। और तीसरा केस, व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2, उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू वुड बी 1, सो x इनटू x - 1। एंड फाइनली चौथा केस, व्हेन x इज इक्वल टू 2, उस केस में दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज आल्सो 2, दैट इज 0। तो ये हमने फंक्शन को कर दिया रीडिफाइन, ठीक बात है। ओके, अब इसकी रेंज फाइंड करनी है मुझे। तो ऐसे फंक्शंस में रेंज फाइंड करने का एक तरीका तो यही है कि मैन्युअली फाइंड करके देख लो कि जब x -1 से 0 के बीच में, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी, एंड सो ऑन। दूसरा तरीका, इसका ग्राफ प्लॉट करा जा सकता है। सो द बेस्ट मेथड टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज बाय प्लॉटिंग द ग्राफ। तो ध्यान देना, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका। दिस इज माय x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, दिस इज 0। x की वैल्यूज चाहिए -1 से 2 के बीच में, तो मान लो ये -1 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ग्राफ प्लॉट करना है, देखते जाओ। -1 से 0 के बीच में कौन सा ग्राफ बनेगा, x इनटू x + 1 वाला। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू x इनटू x + 1 वाला ग्राफ बनेगा -1 to 0 में। तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, पैराबोला होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो अपवर्ड पैराबोला होगा। और इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स आर गोइंग टू बी -1 एंड 0, ये दो रूट्स होंगे इसके। तो जो ग्राफ बनेगा इसका अपवर्ड पैराबोला होगा और इन दो पॉइंट्स पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा बन जाएगा, -1 पे वैल्यू 0 आएगी, तो ये ग्राफ कुछ बन जाएगा ऐसा। -1 से स्टार्ट हुआ,
अपवर्ड पैराबोला बन गया, 0 पे आके फिर से 0 हो गया, और क्योंकि यहाँ पे 0 पे ओपन था तो यहाँ पे हमने 0 पे ओपन लगा दिया। ठीक बात है। सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन -1 to 0। उसके बाद चेक करो 0 to 1 के बीच में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ बनेगा, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मुझे बनाना आता है, तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर से क्लोज हो गया, और 0 से 1 में ये बना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ, और यहाँ पे वैल्यू वाला फिर से 1 हो गया। करेक्ट। तो 1 पे ओपन था, यहाँ पे फिर से क्या आ गया, ओपन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट 1 से लेके 2 तक अगर x की वैल्यू है तो कौन सा ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 1 वाला, जो कि अगेन एक अपवर्ड पैराबोला होगा, और जिसके रूट्स क्या होंगे, 0 होगा और 1 होगा, तो 0 से 1 वाला पैराबोला बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा, या बट हमें कहां से स्टार्ट करना है, हमें x इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करना है, और 1 पे इसकी वैल्यू 0 है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 1 से लेकर 2 के बीच में ऐसा कर्व बनेगा। और x इज इक्वल टू 2 पे देख लो, x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू 2 आनी चाहिए थी, बट ओपन आ जाएगा 2 पे। करेक्ट। तो 1 से 2 के बीच में भी ये अपवर्ड पैराबोला बनाया गया, इतना पोर्शन, और एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2 पे द वैल्यू 0, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx। करेक्ट। और ये वाला जो पॉइंट है ये भी फाइंड करा जा सकता है, कहां पे होगा, तो ध्यान देना, अगर -1 और 0 इसके रूट्स है ना, तो इसका वर्टेक्स कहां पे होगा, इनके मिडिल में होगा -1/2 पे। तो चेक कर लो, अगर x की वैल्यू -1/2 रखी जाएगी इस केस में, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, सो एट x इज इक्वल टू -1/2, y की वैल्यू कितनी, -1/2 इनटू +1/2, दैट इज -1/4। तो ये वाली जो y की वैल्यू है दैट इज -1/4। करेक्ट। तो अब इस ग्राफ को देख के रेंज बताई जा सकती है, क्या बताई जा सकती है, मिनिमम वैल्यू लोएस्ट पॉइंट कौन सा है ग्राफ के ऊपर, ये वाला -1/4, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको, 2 आ रही है, बट एग्जैक्टली 2 नहीं हो सकती क्योंकि 2 पे ओपन लगाया गया। तो इसका मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द ग्राफ इज -1/4 से लेके 2, -1/4 पे क्लोज, 2 पे ओपन। तो ये बेस्ट तरीका है ऐसे क्वेश्चंस की रेंज फाइंड करने का, पीस वाइज फंक्शन में कन्वर्ट करने के बाद प्लॉट द ग्राफ, क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं सारे, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ हमें बनाना आता है, हमेशा पैराबोला बनता है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, fx इज इक्वल टू दिस, ये एक फंक्शन गिवन है, x की इंटरवल गिवन है, तो इसमें हमें रेंज फाइंड करनी है फंक्शन की। तो ऐसे क्वेश्चन को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, मॉडुलस वाला फंक्शन है तो मॉडुलस को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, केसेस बनाने पड़ेंगे, और केसेस कितने बनेंगे, एक बार x इज इक्वल टू 1 पे ब्रेक करा जाएगा, एक बार x इज इक्वल टू 2 पे ब्रेक करा जाएगा, तो हाउ मेनी केसेस वुड बी देयर, 1, 2। तो एक केस ये वाला बनेगा, दूसरा केस ये बनेगा, और तीसरा केस ये बनेगा। फाइन, 3 केसेस बनेंगे। तो देखना, केस 1 अगर x की वैल्यू लाई कर रही है -1 से लेके 1 के बीच में, सो केस 1 इज व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 1, और अगर x इस इंटरवल में है -1 से लेके 1 के बीच में, तो x -1 क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर, x -2 एक नेगेटिव नंबर, तो जब मॉडुलस रिमूव करोगे तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 1 - x प्लस 2 - x, दैट इज 3 - 2x। ये फंक्शन आ गया फर्स्ट केस के लिए। केस नंबर 2, अगर x लाई कर रहा है 1 से लेकर 2 के बीच में, इफ x बिलोंग्स टू 1 to 2, या उस केस में ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, तो फर्स्ट मॉडुलस किसके बराबर आएगा, x - 1, और दूसरा आ जाएगा 2 - x के बराबर। ओके, तो x कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 1 होगी, ये फंक्शन बन गया। और तीसरा केस, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है और 3 से छोटी, सो x बिलोंग्स टू 2 to 3, तीसरा केस, इस केस में दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव होंगी, x - 1 भी x - 2 भी, तो माय फंक्शन इज x - 1 प्लस x - 2, दैट इज 2x - 3। तो 3 हमने डिफरेंट केसेस बना लिए, तीनों पे फंक्शन की डेफिनेशन हमने पता कर ली। अब इसका ग्राफ प्लॉट करा जा सकता है, तो अगेन दोनों ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो मैन्युअली रेंज फाइंड कर लो कि अगर इस x इस रेंज में है तो इस fx की रेंज क्या आएगी, सिमिलरली इसकी रेंज, तीनों को मैन्युअली फाइंड करके तीनों का यूनियन कर दो, या फिर इसका ग्राफ प्लॉट करा जा सकता है। तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ध्यान देना। तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज 0, -1 से लेकर 3 के बीच में बनाना है, तो ये अगर -1 है, ये 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो देख लो, -1 से 1 के बीच में ये ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू 3 - 2x वाला, तो मुझे पता है स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो क्या करो, सिंपली एंड पॉइंट्स पे y की वैल्यू देख लो, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी, तो ये पॉइंट तो हो गया -1, 5 वाला, और x इज इक्वल टू 1 पे कितनी वैल्यू आएगी, 1 आएगी, तो ये पॉइंट हो गया 1, 1।
इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये ग्राफ था ना -1 to 1 के बीच में, 1 to 2 के बीच में कौन सा ग्राफ आएगा, कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू 1 वाला, तो ये ग्राफ आ गया y इज इक्वल टू 1 -1 to 1 में। और 2 से 3 के बीच में ये वाला ग्राफ बनेगा, अगेन एक स्ट्रेट लाइन आएगी, तो x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो ये वाला पॉइंट 2,1 है ही ऑलरेडी, और x इज इक्वल टू 3 पे कितनी वैल्यू आएगी, 3 आएगी, तो 3,3 ऐसा कुछ। सही बात है। तो ये ग्राफ बन गया फंक्शन का y इज इक्वल टू fx का। इसको देख के रेंज बताई जा सकती है, मिनिमम वैल्यू इज 1, मैक्सिमम वैल्यू इज 5, सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज 1 से लेके 5। ठीक बात है। तो ये तरीका है, मॉडुलस वाला फंक्शन आएगा, ब्रेक कर लो, फंक्शन को रीडिफाइन कर लो, ग्राफ प्लॉट कर लो, रेंज पता चल जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, fx इज इक्वल टू मोड ऑफ दिस प्लस मोड ऑफ दिस प्लस मोड ऑफ दिस। यहां पे x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x कैन बी एनी रियल नंबर, इसकी रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखने में आपको पता चल रहा होगा ये सिमिलर सा क्वेश्चन है जो हमने 9th में करा था, 9th वाला। ठीक है, तो सेम काम करा जाएगा इसमें, 1, 2 और 3 इन 3 पॉइंट्स पे फंक्शन को ब्रेक करके इसको रीडिफाइन करा जाएगा, उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट करा जाएगा, रेंज फाइंड हो जाएगी। तो ये तो हो गया एक मेथड, द जनरल मेथड टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस काइंड ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन को रीडिफाइन करके ग्राफ प्लॉट करो, पता चल जाएगा। बट इसके लिए एक शॉर्टकट भी हमारे पास, तो ध्यान देना शॉर्टकट क्या है ऐसे फंक्शन की रेंज फाइंड करने का। तो जब भी मेरे पास ऐसा फंक्शन होगा, मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लूंगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब जहां पे सारे मॉडुलस की वैल्यू 0 हो रही होगी। तो फर्स्ट वाला कहां पे 0 हो रहा है, 1 पे, देन 2 पे, देन 3 पे। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स आर 1, 2 एंड 3। इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया हमने 1, 2, 3। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो उनकी मिड वैल्यू होगी ना, जो मिडल वाली ऑब्जर्वेशन होगी, मिडल वाला क्रिटिकल पॉइंट होगा, उस पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम आएगी हमेशा। तो इस केस में 3 नंबर्स हैं, 1, 2, 3। तो ये जो मिडल वाला है, इस पे फंक्शन की वैल्यू होगी मिनिमम। सो fx विल बी मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। ये मेथड याद रखना। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी ऐसा क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरा प्रोसेस करने की नहीं जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो देख लो x को 2 पुट करके वैल्यू कितनी आ रही है। सो fx की मिनिमम वैल्यू नाउ इज गोइंग टू बी, इफ आई पुट x इज इक्वल टू 2 हियर, सो 2 - 1 इज 1, 2 - 2 is 0 and 3 - 2 is again 1, so this is 2। तो पता चल गया मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू तो मुझे पता है इंफिनिटी होगी। अगर x को इंफिनिटी करेंगे पुट, तो इसकी वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी। तो इसका मतलब fx की जो रेंज आएगी दैट इज फ्रॉम 2 to इंफिनिटी। तो ये बढ़िया मेथड है, इसको याद रखा जाएगा, द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द रेंज फॉर दिस काइंड ऑफ फंक्शंस। ओके, सिमिलर क्वेश्चन 11th क्वेश्चन सेम तरीके से हो जाएगा, 11th क्वेश्चन भी। तो ध्यान देते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 11। इस केस में 4 ऐसी टर्म्स हैं जिसपे मॉडुलस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से आ जाएंगे, 1, 2, 8 एंड 9। सो द क्रिटिकल पॉइंट्स इन दिस केस आर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 9। चारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज करा। मिडल वाले पॉइंट्स देख लो कौन से होंगे, मिडल ऑब्जर्वेशंस कौन सी होंगी। तो क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 2 मिडल ऑब्जर्वेशंस होंगी, 2 और 8। तो या तो मिनिमम वैल्यू इस पे हो सकती है या इस पे हो सकती है, या दोनों पे होगी, और दोनों पे सेम ही होगी। तो दोनों पे चेक करके देख लो। तो fx की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 2 पे, f(2) देख लो कितना आएगा। तो इट विल बी कितना, 1 + 0 + 6 + 7। या सो दिस इज 1 + 0 + 6 + 7, तो ये 14 आ गया f(2) की वैल्यू। f(8) भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये 7 + 6 + 0 + 1, ये फिर से 14 आ गया। तो जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो हमेशा 2 मिडल टर्म्स होंगी, और दोनों पे वैल्यू सेम आएगी और मिनिमम आएगी। तो इस केस में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 14 आ गई। सो मैक्सिमम वैल्यू तो फिर से इंफिनिटी होगी, तो fx की रेंज इज 14 to इंफिनिटी। ठीक है, तो बेस्ट मेथड है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। फाइन, ओके, लास्ट के 2 क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। fx इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस sin x, cos x। ठीक है, आई होप ये समझते हो गए आप लोग। मैक्सिमम वाला फंक्शन लगाया गया, तो इसका मतलब अंदर ये जो 2 फंक्शंस हैं, दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो हमारी आउटपुट होगी। तो ये मतलब है इस फंक्शन का। ठीक है, x को अगर आप कुछ भी पुट करोगे, लेट अस से मैंने x को पुट कर दिया π/3। तो जैसे ही आपने x को π/3 पुट करा,
तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी sin पाई बाई 3 जो कि √3/2 होती है, ये वैल्यू आएगी cos पाई बाई 3 जो कि 1/2। तो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू उठा लेगा ये फंक्शन। तो f ऑफ पाई बाई 3 शुड बी √3/2 क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। तो ये मतलब है इस फंक्शन का, इसकी रेंज फाइंड करनी है मुझे। और जब भी ऐसा फंक्शन आएगा तो बेस्ट तरीका क्या है, इसका ग्राफ प्लॉट कर लो। तो लेट अस ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ fx, ग्राफ को देख के रेंज बता पाएंगे। और दूसरी चीज ये कि क्योंकि sin x का पीरियड 2 पाई होता है ना, और cos x का पीरियड भी 2 पाई होता है, तो ये जो fx वाला फंक्शन बनेगा इसका पीरियड भी 2 पाई होगा। तो इसका मतलब सिर्फ 0 से 2 पाई के इंटरवल में ग्राफ बना ले अगर हम, तो वो सफिशिएंट है। वहां से जो रेंज आएगी तो पूरे रियल नंबर्स में वही सेम रेंज आएगी। तो लेट अस ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ। अब ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता है, ध्यान देना। तो दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज लेट अस से पाई बाय 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय 2, दिस इज 2 पाई। तो इसी सेम एक्सिस पे sin x का भी ग्राफ प्लॉट करेंगे और cos x का भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो sin x का ग्राफ ये मान लो 1 है लेट अस से, और ये -1 है। sin x का ग्राफ कैसे बनेगा, 0 से पाई बाय 2 में इंक्रीज कर गया, पाई बाय 2 से पाई में डिक्रीज कर गया, और फिर उसके बाद -1 हो जाएगा 3 पाई बाय 2 पे, एंड दिस। So this is the graph of y is equal to sin x, right? Similarly, we can plot the graph of y is equal to cos x now. Y equal to cos x का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 then 0, पाई पे -1, 3 पाई by 2 पे फिर से 0, 2 पाई पे फिर से 1. This is the graph of cos x. ये हालांकि थोड़ा सा सही नहीं बना, ये दोनों सेम लेवल पे होंगे, -1 पे होगा। ठीक बात है। अब हमें देखना है दोनों में से मैक्सिमम वाला फंक्शन, तो देखते जाओ कितने इंटरवल में कौन सा ग्राफ ऊपर आ रहा है। जो ग्राफ ऊपर आ रहा होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले 0 से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट का नाम पाई बाय 4 है ना ये, तो 0 से लेके पाई बाय 4 तक किसकी वैल्यू ज्यादा दिख रही है आपको, इसकी cos x की। ये वाला फंक्शन ऊपर है, ये वाला ग्राफ ऊपर है, तो पहले ये वाला ग्राफ आएगा, उसके बाद ये वाला ग्राफ ऊपर दिख रहा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, sin x की वैल्यू बड़ी होगी, और उसके बाद इस वाले पॉइंट पे जैसे ही हो गया तो cos वाला फिर से बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो हमने शेड करा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ fx। तो इसको अगर मैं दोबारा बनाना चाहूं नई एक्सिस पे, तो कैसा दिखेगा ये हमें, तो 1 से लेके 1 से ये नीचे आया, उसके बाद ये ऊपर गया, एंड देन नीचे, और देन ऊपर, ऐसा ग्राफ दिखेगा। या ये वाला पॉइंट, दिस इज 1, दिस पॉइंट इज, ये कौन सा पॉइंट है, 1/√2 वाला पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट मिनिमम वाला पॉइंट देख लो, मिनिमम वाला पॉइंट कितना, ये होगा -1/√2 ना। सो दिस पॉइंट इज -1/√2, करेक्ट। तो ये जो fx का ग्राफ दिख रहा है आपको, इसमें मिनिमम वैल्यू इज -1/√2 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो यहां से रेंज पता चल जाएगी हमें। सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम -1/√2 से लेके 1। तो ये बेस्ट तरीका है ऐसे फंक्शंस की रेंज फाइंड करने का। सिंपली ग्राफ प्लॉट कर लो, ग्राफ से देख के पता चल जाएगा मिनिमम पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है। ओके, तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस, सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें मिनिमम वाला फंक्शन दे रखा है। तो सिमिलरली करेंगे क्या, तीनों का ग्राफ प्लॉट कर लिया जाएगा, y इज इक्वल टू 4x + 1, y इज इक्वल टू x + 2, y इज इक्वल टू -2x + 4। और मुझे पता है तीनों का क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो तीनों का ग्राफ प्लॉट करना, आइडेंटिफाई करना किस इंटरवल में कौन सा ग्राफ मिनिमम है, सबसे जो नीचे आ रहा है, तो एक बार ग्राफ बन गया, वी कैन फाइंड द रेंज। ठीक है, सो दिस इज फॉर द होमवर्क, ये आप लोग ट्राई करना, एंड यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आंसर आ रहा है, इसकी रेंज क्या आ रही है। ओके, डन।